नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश वुमेंस डे स्पेशल शो में, जहां हम कमोडिटी मार्केट के 4 दिग्गज मेहमानों से बात करने वाले हैं, जिनसे हम उनकी जर्नी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही बुलियन मार्केट को लेकर खास तौर से राय लेंगे और महिलाएं कैसे अपने निवेश की जर्नी को शुरू कर सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनके रास्ते में आएंगे और उस चैलेंजेस को कैसे पार करके आपको आगे बढ़ना है। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, रेनिशा चेनानी है ऑगमोट गोल्ड से, सुगंधा सचदेव है फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की, और तान्या रस्तोगी हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर इस खास मौके पे शामिल हुई हैं। सबसे पहले तान्या जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, किस तरह की ज्वेलरी इंडस्ट्री में किस तरह की जर्नी रही है, आपने कैसे शुरुआत किया, और एक महिला के तौर पर इस इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे होंगे? देखिए, ये ना डबल एजेड थिंग है। बीइंग अ वुमन इन एन इंडस्ट्री इज अ डबल एजेड थिंग, और जब हम कर रहे थे तब शायद बहुत नहीं थे, लेकिन इसका डबल एज है। ये है कि आ, हमारी इंडस्ट्री में विमेन का बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है, बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज इफ स्पेशली जैसे इफ आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ इब्जा IBJA, आई एम द ओनली वुमन, तो आई वुड ऑलवेज बी गिवन प्रेफरेंस, वेयर टू सिट, वेयर टू स्टैंड, वेयर टू टॉक, बीइंग द स्पोक्स पर्सन। तो एज अ वुमन यू ऑलवेज गेट दैट एक्स्ट्रा एज ऑल्सो, बट येस, रीचिंग टू दैट प्लेस वेयर यू विल गेट द रिस्पेक्ट, उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। जैसे शुरू से ही एक्सपेक्ट लोग सोचते हैं कि अरे हॉबी का काम कर रहे हैं या ऐसे सीरियस नहीं है, तो आपको अपने आप को प्रूव करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है शुरू में। तो मैं और सारी विमेन को ये, अब तो खैर बहुत टाइम्स बदल चुके हैं, एवरीबडी इज एन एंटरप्रेन्योर, द एज ऑफ विमेन ऑलरेडी, यू नो द मोमेंट इज हियर। सो मैं सबसे ये कहूंगी कि बी पेशेंट। आई नो कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है अपने आप को प्रूफ in comparison to the men, but once you've proven, once you are you know, you have shown that yes, you are serious and you are capable, uske baad you get that extra advantage of being a woman. It's a very nice our industry, and as a country I think it's a very the chivalrous as a country, so the men really take care of you. तान्या जी, एक और सवाल मेरा होगा, जो महिलाएं ज्वेलरी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगी, ताकि क्यों वो इंडस्ट्री को समझ पाएं, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से हैं, आप फैमिली बिजनेस भी रहा है, तो उनको क्या सलाह देंगी आप? ये ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है ये पूरी विमेन चलाती हैं, हम पहनते हैं, इसीलिए इतना बड़ा इंडस्ट्री है। ये 6% GDP का पार्ट है जो हम खरीदते हैं। तो अगर हम खरीदते हैं, हमें बनाना और बेचने का पूरा हक है। वॉट एवर यू लाइक, छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, और अपनी इंडस्ट्री छोटे कॉटेज से लेकर के बड़े लेवल तक आप कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। बात है, क्योंकि महिलाओं के दम पर ही इंडस्ट्री टिकी हुई है। हमारे साथ एक और महिला हैं, वंदना जी। वंदना जी, आपकी जर्नी कैसी रही है? एक कमोडिटी एनालिस्ट की जर्नी अगर आप देखें तो ज़्यादातर आप कहीं भी जाएं तो सिर्फ मेल्स ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन आप लंबे समय से टिकी हुई और अच्छा काम कर एक सक्सेसफुल एनालिस्ट के तौर पर हैं आप कमोडिटी इंडस्ट्री में, कमोडिटी मार्केट में। आपकी जर्नी कैसी रही है, उस पर आप एक थोड़ा उसके बारे में आज बताएं। जी विश्वमोहन जी, थैंक यू। एक्चुअली एजुकेशनल और एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है मेरा, तो कमोडिटी मार्केट के लिए जो इंटरेस्ट आया वो बहुत नेचुरल था, और इसकी वजह से एमबीए की पढ़ाई पढ़ी थी और इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई भी मैंने करी थी। उसके बाद ये मार्केट ज्वाइन करना तो लग रहा था कि स्पॉट मार्केट का मुझे एक आइडिया है, यहाँ पे एक बेस है और डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे मुझे एक्सेल करना है। ये बात सही है कि जब मैंने 2005 में इस मार्केट को ज्वाइन करा था, तो वहाँ पे फीमेल फेसेस बहुत कम होते थे। हम सेमिनार्स में भी जाते थे तो बड़े कम फीमेल फेसेस देखने को मिलते थे। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पे आप ग्रेजुअली देखेंगे फीमेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ा है, और नो डाउट यहाँ पे एक दिल्ली में काम करने का यहाँ पे मौका भी मिला। काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी काम करने का मौका मिला यहाँ पे, एक्सचेंजेस के साथ, चाहे आप कह सकते हैं कि पीएचडी चैम्बर हो और यहाँ पे सीपीआई हो। तो इन सब का अनुभव बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे कोऑपरेशन बहुत अच्छा था और फीमेल पार्टिसिपेशन को उन्होंने एनकरेज करा है यहाँ पे। तो ये जर्नी ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एज़ पर एक्सपेक्टेशन थी,
लेकिन धीरे-धीरे फीमेल पार्टिसिपेशन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है यहाँ पे। और रही बात फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे लग रहा है कि उसमें एक जो डिसिप्लिन होता है वो हम लोगों में यहाँ पे बेहतर होता है और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हम लोग होते हैं। तो इसकी वजह से लोग ध्यान से सुनते भी हैं और कमोडिटीज़ का आइडिया आप घर से ही आपकी शुरुआत हो जाती है, वहाँ से ही आपको आइडिया होता है। तो बेसिक जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, वो आपको घर से लेके आप ज्वेलरी की अगर शॉपिंग में जा रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है। उसका भी फ़ायदा यहाँ पे मिला मुझे। बिल्कुल सही बात है। जब महिलाएं कहती हैं तो लोग काफ़ी सीरियस लेते भी हैं, और इससे तान्या जी भी जैसा कह रही थी कि एक पूरी इंडस्ट्री, अगर आप गोल्ड सिल्वर डायमंड, ये जो पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखें तो महिलाओं के दम पर ही चल रही है। आप बताइए रेनिशा जी, आपकी जर्नी कैसी रही है पूरी ये? थैंक्स विष्णु जी फॉर इनवाइटिंग। जी मैं बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के बड़े ड्रीम्स नहीं थे कि मैं कुछ लाइफ में बड़ा करूं, बट यस मैं काफी स्टूडियस थी और मुझे एनालिसिस और इन सब में काफी मजा आता था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए मैंने ब्रोकिंग फर्म ज्वाइन किया था, रिसर्च एनालिस्ट, एंड देन ग्रेजुअली 10-12 साल इस इंडस्ट्री में रह के मुझे कमोडिटीज में लगा कि मुझे गोल्ड में काफी इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा इसमें मैं एक्सपर्टाइज लूं, एंड देन मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की। 5 साल पीएचडी करने के बाद मैंने काफी नए एस्पेक्ट्स सीखे, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से, ट्रेडिंग से। मैंने आईआईएम ज्वाइन किया फॉर माय एकेडमिक राइटिंग एंड ऑल। तो मुझे पूरा पर्सपेक्टिव जानना था गोल्ड इंडस्ट्री के बारे में, बुलियन इंडस्ट्री के बारे में जानना था। ग्रेजुअली 18 साल हो चुके हैं अभी। मुझे लग रहा है अभी भी मैं आई एम स्टिल लर्निंग। आई एम वर्किंग मॉम। मेरा 15 साल का बेटा है, मैं उसे पढ़ाती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड you should always learn because life never stops you teaching। तो मेरा यही एम है, आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। तो कोई भी इंडस्ट्री में आप हो, आप अपनी जगह बनाते हैं, योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू एंड योर फैमिली वुड बी प्राउड ऑफ यू देन। सो दिस इज हाउ आई थिंक कि अपना इंडस्ट्री, किसी को भी कोई भी इंडस्ट्री में लेडीज को आना हो तो जस्ट कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। एक बार पढ़ाई खत्म हो गई, दैट्स इट, ऐसा नहीं होता। keep on doing extra courses, पढ़ाई करते रहिए, do learn, so that's how you reach at the top। आपको कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में टिकना है, लॉन्ग टर्म तक रहना है, तो आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, लगातार आपको पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। और जैसा रेनिशा जी कह भी रही हैं, एक एनालिस्ट, फिर रिसर्च हेड, फिर पीएचडी, उसके साथ साथ और पूरी फैमिली भी चलाना काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। लेकिन आप लोग इन तमाम चैलेंजेस के बाद भी एक सक्सेसफुल वुमन कह सकते हैं कमोडिटी मार्केट के लिहाज से। सुगंधा जी, आपकी जर्नी भी काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सबसे पहले सारे फीमेल व्यूअर्स को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मुझे लगता है काफी एक्साइटिंग जर्नी रही है। मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं इस मार्केट्स में रहूंगी, बट यस मुझे लगता है मेरा जो पैशन है मार्केट्स के लिए, यही मुझे यहाँ लेके आया। आई वाज एक्चुअली ब्लेस्ड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड। आई ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स डिग्री फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद हिंदू कॉलेज से आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद आई गॉट इनटू टीचिंग प्रोफेशन। आई ऑल्सो डिड माई बीएड एज वेल, but somehow life has its own plans और मैं फाइनेंस की मार्केट्स में आ गई। I started with equity markets, but वही मेरा पैशन बढ़ता गया, and in my previous organization जहाँ मेरा काफी long term association था, I got to dabble with commodity market और वहाँ गोल्ड से लेके काफी ज्यादा affinity रही और धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट्स को समझना, it was all on the job training और उसी को learning को कह सकते हैं। So I started as an analyst, but वही I got lot of opportunities और उसके बाद धीरे धीरे I started heading my team और ये काफी स्ट्रॉन्ग लर्निंग की जो जर्नी रही है उसको मैं बहुत आई फील सो ब्लेस्ड। बट मुझे लगता है अगर वुमेन आप इस फील्ड में है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा चैलेंजेस जरूर फेस करने पड़ते हैं, बट अगर आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग के पाथ पे हैं तो ये पाथ काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं और आपके अंदर खुद भी जील है लर्निंग का, सो आई थिंक यू कैन सीरियसली मेक अ मार्क इन दिस इंडस्ट्री। सो आई लुक अप टू अदर फीमेल व्यूअर्स ऑल्सो जो हमारी यहाँ पे जो हमारी फर्दर पैनलिस्ट ही भी हैं, मैंने इनसे भी काफी कुछ सीखा है और मुझे लगता है ये जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग का पाथ है ये अभी भी चल रहा है। आई कीप स्टडिंग अ लॉट, आई कीप लर्निंग अ लॉट और इसी वजह से आज आई हैव बीन एबल टू फाउंड माय ऑर्गेनाइजेशन जहां मैंने अभी स्टार्ट किया है। सो वी आर डूइंग इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च ऑल। और मुझे लगता है जो क्लाइंट फर्स्ट का फोकस है, क्लाइंट को एक सर्विस प्रोवाइड करने का जो फोकस है, इसी वजह से आप काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं इस मार्केट में। सो मेरा सारे एस्पायरिंग एनालिस्ट से भी यही रिकमेंडेशन रहेगी, keep learning, keep developing your analytical skills और have a strong educational background।
बिल्कुल, जब तक लर्निंग को आपको लगातार जारी रखना है, यही सबसे ज़्यादा संदेश है। और अगर आप वेल यहाँ पे इन्फॉर्म्ड है, लगातार आपकी लर्निंग चलती रहेगी, तो आप कोई भी हो, जेंडर कुछ मायने नहीं करता, कोई भी चैलेंजेस आपके लिए मायने नहीं रखता है। चलिए अब कुछ इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक बातें करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। सबसे पहले सुगंधा जी आपसे ही राय लेंगे। गोल्ड 65,500 रुपये के ऊपर जा चुका है, महिलाओं को काफ़ी पसंद है इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी और बाकी पहनने के तौर पर भी। क्या लग रहा है, क्या जर्नी गोल्ड की आगे रहने वाली है? यहाँ से जो इन्वेस्ट करना चाहती है, खरीदना चाहती है, उनके लिए क्या सलाह देंगे? आगे किस तरह के लेवल्स गोल्ड में दिखेंगे आगे? विश्वमोहन, अगर हम गोल्ड की बात करें तो पिछले 2 साल में भी हमने डोमेस्टिक मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं और ये इस साल भी कंटिन्यूड है एंड वी हैव बीन सेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि गोल्ड का आउटलुक काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है इस साल भी अभी प्राइसेस ने ऑलरेडी रिकॉर्ड हाईज को टेस्ट किया है। मुझे लगता है ओवरऑल आउटलुक इस साल भी काफी पॉजिटिव रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को करंट एनवायरनमेंट में काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है, जो फेड की मॉनेटरी ईजिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है मार्केट में, बिकॉज इन्फ्लेशन काफी हद तक ईज कर चुकी है यूएस इकोनॉमी में, इस वजह से काफी एक्सपेक्टेशंस है कि जून में फर्स्ट रेट कट आ सकता है। ये फैक्टर काफी हद तक बॉय कर रहा है गोल्ड के प्राइसेस को। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स कॉन्टिन्यूसली गोल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं। पिछले 2 साल में भी हमने देखा अपवर्ड ऑफ 1000 टन की बाइंग हुई है और इस साल भी ये ट्रेंड जनवरी के मंथ में भी काफी हद तक कंटिन्यूड रहा है। ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। इवन दो ईटीएफ से हमने लास्ट ईयर कुछ हद तक आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं, बट मुझे लगता है इवेंचुअली जब भी प्राइसेस में करेक्शन आएगी वहां से दोबारा से स्ट्रॉन्ग ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट डिमांड निकल के आएगी। और डॉलर इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो 105 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला, वहीं से हम एक डाउनवर्ड ड्रिफ्ट आते हुए देख रहे हैं। यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स में भी काफी हद तक डिप देखने को मिला है। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और ग्लोबल ग्रोथ को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स है। सो इन सारे फैक्टर्स को का कॉन्फ्लुएंस देखे तो गोल्ड की ट्रेजेक्टरी मुझे अपवर्ड ही नजर आती है। प्राइसेस में 60,000 से लेके 61,200 की रेंज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कुछ भी डिप्स मिलते हैं तो मुझे लगता है बाइंग करके चल सकते हैं। हायर साइड में मुझे लगता है नियर टर्म में 66,000 पे प्राइसेस कुछ हद तक रुक सकते हैं। एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, बट डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही रहेंगे। साल के एंड तक अगर मैं देखूं गोल्ड के प्राइसेस को, मुझे लगता है 72,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। यानी जो आपके टारगेट आपको लग रहा है, एक अच्छी तेजी यहाँ से आपको दिख रही है, 72,000 तक भी सोना यहाँ से जा सकता है। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड की यहाँ से रहने वाली है? जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो महिलाएं यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह, कहाँ पर उनको एंट्री करनी चाहिए, कहाँ से खरीदारी शुरू करें और क्या लेवल वो देख सकती हैं आगे? जी विश्वमोहन जी, सुगंधा ने काफी बढ़िया से समराइज किया है। मैं यहाँ पे बस ये बोलना चाहूंगी कि आप फाइनेंशियल डिसीजन लेना शुरू करिए और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले नहीं थे वो अब अवेलेबल है यहाँ पे। गोल्ड हो या सिल्वर हो, मुझे ईटीएफ बहुत अट्रैक्ट करता है और जिनका लॉन्ग टर्म यहाँ पे ध्यान है उनके लिए जो एसजीबी है, बॉन्ड है, गोल्ड बॉन्ड है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 8 ईयर्स के उस पे है कि 2.5% का एक्स्ट्रा यहाँ पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है गोल्ड पे। साथ में एलटीसीजी का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो यहाँ पे लगता है। तो ये प्रोडक्ट अच्छा है जिनका लॉन्ग टर्म का ध्यान है, जिनका एसआईपी के थ्रू अगर वो अर्न करना चाहते हैं या मंथली कुछ लगाना चाहती हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ आप बाय कर सकते हैं। 1 ग्राम का यहाँ पे वैल्यू होता है और ये काफी सुलभ है। आप डीमैट अकाउंट में इक्विटी के साथ यहाँ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, आप इसे जरूरत पड़ने पे आप इसे रिलीज भी कर सकते हैं, पैसा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर बात आउटलुक की रही तो मुझे विश्वमोहन जी लग रहा है कि ट्रिगर्स इसके पॉजिटिव है। यहाँ पे ईटीएफ बाइंग एक नेक्स्ट ट्रिगर हो सकता है जिसको एक नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट को दे सकता है। लगातार हम लोगों ने रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि जो एग्रेसिव मूव आएगी वो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 आएगी, जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा, क्योंकि ऑन चार्ट भी नेगेटिव कोरिलेशन काफी बढ़िया दिखता है। तो 69,000 से 70,000 ये मुझे लग रहा है कि एक टारगेट यहाँ पे हो सकता है 2024 के लिए। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी गोल्ड के बारे में, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि अभी से इंडिया का बिल्कुल राइजिंग टाइम है यहाँ पे और इक्विटी काफी बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो अगर 15 इयर्स का अगर हम CAGR लेते हैं तो वो 12.8% अगर करीब निफ्टी का आता है तो इट इज 12.2% ऑफ गोल्ड। तो इतने इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके साथ साथ गोल्ड यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो में इसे बिल्कुल इंक्लूड करके चलना चाहिए यहाँ पे और ईटीएफ से आप शुरुआत कर सकते हैं।
अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, पहली बार एंट्री करना चाहते हैं, तो गोल्ड ETF के साथ शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बाकी विकल्पों की तरफ भी जा सकते हैं। और सुगंधा जी 72,000 उनको लग रहा है कि 2024 में गोल्ड ऊपर में टॉप लेवल होगा। हो सकता है कि बीच में कुछ करेक्शन भी देखने को मिले, लेकिन ऊपर का लेवल वहां तक भी जा सकता है। और वंदना जी को भी लग रहा है 69,000 से 70,000 तक जा सकता है। लेकिन हम गोल्ड की बात कर रहे थे। रेनिशा जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड की जर्नी यहाँ से क्या रहने वाली, कहाँ क्या लेवल आप यहाँ पे देखती है 2024 में? जी विश्वनाथ जी, जो गोल्ड का हमारा एक तरह से लव है, वो वर्षों से चला आ रहा है। इट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी ईयर। हम हर तरह से गोल्ड यूज करते हैं, फ्लॉन्ट करने के लिए, अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, या फिर इनहेरिटेड गोल्ड होता है, उसे पास ऑन करते हैं जनरेशंस पे। तो हर तरफ से इंडियंस जो है वो गोल्ड को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है ऑलरेडी जो हाउसवाइफ्स हैं या वुमेन इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड में पहले से ही इन्वेस्ट करती आ रही है एज अ फिजिकल गोल्ड। बट मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा अपना जो व्यू है थोड़ा चेंज कीजिए, फिजिकल के साथ साथ थोड़ा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कीजिए। आपको कोई डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप छोटा छोटा SIP करके 500 रुपए करके भी अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर हाउसवाइफ्स हो, किसी तरह के भी इन्वेस्टर्स हो, आई वुड से कि गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट पहले से ही कर लेना चाहिए। यू शुड नॉट वेट कि राइट टाइम आएगा तब करेंगे। SIP आप करते रहिए, तो ओवरऑल जब आपको आगे चल के अपने हार्ड टाइम्स में, अनसर्टेन टाइम्स में जरूरत पड़ेगी, तो गोल्ड ही आपको काम आएगा। एंड एज वी नो, वेडिंग्स में सबसे ज्यादा गोल्ड यूज होता है, तो आगे चल के सबको काम आने ही वाला है। तो आई वुड से कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए, SIP करते रहिए। एंड गोल्ड ने पिछले 20 सालों में हमने देखें तो 12% के CRGR रिटर्न से प्राइसेस बढ़ी है। तो जो 20 साल पहले प्राइसेस थी, आज उससे 10 गुना ज्यादा है। तो 20 साल पहले आप देखेंगे तो 6,000 के आसपास प्राइस थी, 5-6 हजार के आसपास, आज 65,000 के आसपास है। तो प्राइसेस आगे भी बढ़ती रहेगी। शायद हम देखें कि नेक्स्ट 5-6 सालों में प्राइसेस 1 लाख की प्राइसेस को भी क्रॉस कर ले। एंड इस साल का टारगेट है, जैसे मैंने बताया कि 10 to 12% हर साल प्राइसेस बढ़ती है। तो 2024 में भी मुझे लग रहा है कि 70,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया फैक्टर आता है, नई अनसर्टेनिटी आती है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। इस साल भी वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर गोल्ड रिटर्न्स। तो आई वुड से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्टे इन्वेस्टेड। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आई वुड से कि आप 15 से 20% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में डालिए, तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। ओके, बिल्कुल। यानी 70,000 का टारगेट आपको भी लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से जा सकता है, ये तेजी जारी रहेगी। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो धीरे धीरे निवेश करें। वक्त कम है शो में। तान्या जी, फटाफट से आप भी बता दीजिए आपका आउटलुक क्या है और कितनी तेजी आपको लग रही है सोने में यहाँ से? देखिए, ठहराव को जो आप कह रहे हैं, ये पॉजिंग्स हैं, ये कंसोलिडेशन। देखिए, पीछे ट्रेंड ही चल रहा है कि तेज रैली, कंसोलिडेशन, फिर तेज रैली, फिर कंसोलिडेशन। तो ये स्टेप्स हैं, ये बाइंग सेट स्टेप्स हैं, आपके लिए डिप्स हैं, क्योंकि सोना अभी रुकने वाला बहुत नहीं है। ये जो रैली है, अगर आप देखें तो पिछले 15 दिन में आई थिंक 3200 से भी ऊपर जा चुका है सोना। ये और जो ये फिनोमेना है, ये काफी दिन से वेट कर रहे थे। ये 1.5 साल से पिछले हम लोग वेट कर रहे थे, आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से भी बता रहे थे कि फेड का ये टाइम आ चुका है कि अब वो बहुत ज्यादा, अब वो आगे बढ़ा नहीं सकते अपना रेट। अब उन्हें रेट कट करने के लिए पे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वांटिटेटिव ईजिंग करनी ही पड़ेगी। दोनों ही हालतों में डॉलर को खतरा है, जिसका सारा की सारा फायदा इजाफा गोल्ड में ही आना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिए तो पिछले 2 साल से ऑल द ग्लोबल वर्ल्ड बैंक्स आर ऑन अ बाइंग स्प्री फॉर गोल्ड। सेफ हेवन डिमांड बढ़ती चली जा रही है। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है फेड की, उसके बाद थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या सिनेरियो रहता है रेट कट का। अगले रेट कट कब है एक्सपेक्टेड। अभी मार्केट ने फैक्टर इन किया हुआ है कि शायद जून में सही बात है। और आपको भी लग रहा है कि सोना इस साल 70,000 रुपए तक जा सकता है? वक्त बहुत कम है, बहुत छोटे छोटे जवाब आपसे लूंगा। रेनिशा जी, आपको क्या लग रहा है, चांदी की चाल कैसी रहेगी? 20 से 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा प्लीज। मुझे लगता है सिल्वर ने अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को, बट इस साल थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। काफी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है, $26 के ऊपर सस्टेन करता है तो $30, मुझे इंडियन टर्म्स में 90,000 तक के टारगेट दिख रहे हैं सिल्वर में। यानी 90,000 तक चांदी जा सकती है। सुगंधा जी, आपको क्या लग रहा है? आप भी छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज।
मुझे लगता है चांदी में एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगी। फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे इस साल के, अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो 80,000, अगर प्राइसेस 80,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 88,000 एज वेल फॉर द ईयर एंड पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है चांदी में भी बाइंग करके चले। ऑन स्लाइड डिप 68,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जो भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 72,000 टू 71,000 स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। और सिल्वर को भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें। मैं मानती हूँ कि 10 से 15% बुलियंस में जरूर एलोकेट करें अपने पोर्टफोलियो को, और जिसमें 5% आप सिल्वर के लिए भी एलोकेशन कर सकते हैं। सिल्वर में बट वॉलेटिलिटी हाई रहती है, सो इसका जरूर ध्यान रखें कि स्टैगर्ड वे में ही बाइंग करें। एक ही बार में सारी बाइंग ना करें, बट मुझे लगता है सिल्वर का आउटलुक भी इस साल काफी फेवरेबल रहेगा। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस साल डिमांड भी 1% तक बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। सोलर पैनल्स में भी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है जी। 5G टेक्नोलॉजीज में भी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे फैक्टर्स सिल्वर को मुझे लगता है काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। सो सिल्वर में भी मेरी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी ऑन स्लाइड टिप्स। ओके, 68,500 सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर में 80, उसके ऊपर जाएगा तो 88,000 भी इस साल चांदी जा सकती है। आप बताइए वंदना जी, चांदी में क्या लग रहा है आपको? 2-3 सालों से डिमांड ने सप्लाई को आउटस्पेस किया है, तो मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। लेकिन 2024 के लिए मुझे लग रहा है कि 82,000 से लेके 85,000 तक का अपसाइड एक टारगेट हो सकता है। आप फटाफट से बता दीजिए चांदी पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, हिस्टोरिकली देखिए तो जब भी रैली शुरू होती है तो शुरू में गोल्ड डज वेल, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिल्वर ऑलवेज आउट परफॉर्म्स गोल्ड। तो अभी वॉलेटिलिटी है, जब तक वॉलेटिलिटी रहेगी तब तक अभी सोने में ही उछाल देखेंगे। लेकिन अगर आप साल के आगे देखेंगे तो चलते चलते चांदी शुड ओवरटेक सोना, मतलब उसका हम लोग जो ईयर एस्टिमेट कर रहे हैं ईयर एंड 90,000 तक का एस्टिमेट है कि वहां तक भी जा सकता है। तो चांदी में भी कोई बुराई नहीं है, मतलब यू कैन स्टे विद सिल्वर ऑल्सो। एग्जिट भी करने के लिए अच्छा टाइम है, वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन चांदी में भी आपको काफी अच्छी रैली दिखनी चाहिए ईयर एंड तक। हो सकता है कि कुछ डिप आपको दिखे, नीचे के लेवल भी दिखे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है गोल्ड और सिल्वर का ज्यादा यहाँ पर बुलिश दिख रहा है। और 70 से 72,000 के टारगेट गोल्ड के लिए और चांदी 90,000 के टारगेट इस साल के लिए आ रहे हैं। शुक्रिया तान्या जी आपका, रेनिशा जी, वंदना जी और सुगंधा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास मौके पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर।